नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सप्ता है। द खबरनामा पर आपका स्वागत करते हैं। आज की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बातें तो बहुत होती हैं, कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव कराया जाएगा, इसी शीतकालीन सत्र में कानून पास कराया जाएगा, लेकिन आज वही हुआ जो वर्षों से होता आ रहा। बातें की जाती हैं एक देश एक चुनाव कराया जाएगा, लेकिन 4 राज्यों का चुनाव भी आपने एक साथ नहीं करा पाया। जी हाँ, आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। तो महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे 20 नवंबर को। दोनों राज्यों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। मतलब झारखंड में 2 चरण होंगे। पहला चरण 23 नवंबर को होगा और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र में एक ही फेज में वोटिंग होगी, वो 20 नवंबर को होगी और नतीजे दोनों राज्यों के एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। तो आज चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी। चुनावी आचार संहिता आज से लग गई वहाँ पे। अब बात करते हैं, चुनाव आयोग ये कहता है कि एक देश एक चुनाव कराने के लिए हमारी पूरी तैयारी है, हम एक देश एक चुनाव करा सकते हैं। लेकिन आपको अभी याद ही होगा, अभी आज से 6 दिन पहले ही 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आए थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के। तो अभी 2 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, 6 दिन नहीं हुए, आपने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा कर दी। जबकि ये होता है एक लोकतांत्रिक अपने देश का एक नियम है कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो 6 महीने पहले भी किसी राज्य के चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने किया हमेशा से झारखंड और महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव साथ में होते थे, लेकिन अब की बार हरियाणा के चुनाव जम्मू कश्मीर के साथ साथ करा दिए गए और महाराष्ट्र के चुनाव झारखंड के साथ चुनाव करा दिए गए। 1 महीने का दोनों में अंतर कर दिया गया। अब बताइए, आप 4 राज्यों के चुनाव साथ में नहीं करा पाए। बातें करते हैं हम 28 राज्यों के चुनाव और देश में जो लोकसभा चुनाव होता है उसका चुनाव साथ में करा लेंगे। जब आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं साथ में करा पाए तो आप कैसे करा लेंगे एक साथ पूरे देश में चुनाव? इन्हीं बातों से आज बहुत बड़े सवाल पैदा हुए हैं। चुनाव आयोग को इनका जवाब भी देना पड़ेगा। अब चुनाव की घोषणा तो हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण दोनों राज्य हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी किस्मत दांव पर होगी। तो कांग्रेस हरियाणा चुनाव ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारी, उससे उनको भी बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव जीतकर वापसी कर पाएँ। तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की थोड़ी जानकारियाँ आपको बताते हैं। जो लोकसभा चुनाव 2024 अभी जो बीता चुनाव 2000 लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें लोकसभा की मिली थी। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी वहाँ पे वर्तमान में सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उनको 3 सीटें मिली थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस को 2 सीटें, आजसू को 1 सीट मिली थी। यानी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में वहाँ पे 8 सीट मिली थी और जेएमएम को 3 सीटें मिली थी। यानी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। लोकसभा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के आसार लग रहे हैं कि विधानसभा के जो चुनाव होंगे 13 तारीख को और 20 नवंबर को वोटिंग होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते हुए दिख रही है। लेकिन महाराष्ट्र में उल्टा हुआ था। महाराष्ट्र में कांग्रेस को 13 सीटें लोकसभा की मिली थी, बीजेपी को मात्र 9 सीटें मिली थी, शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीटें मिली थी, एनसीपी को 8 सीटें मिली थी, शिवसेना शिंदे को 7 सीटें मिली थी, एनसीपी अजीत पवार को 1 सीट मिली थी और निर्दलीय 1 सीट जीता था। तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को करीब 30 सीटें मिली थी। इस हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में वर्तमान में भाजपा और एनडीए की सरकार है, जिसे महायुति का नाम दिया गया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की मुश्किलें इस बार दिखाई पड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव की स्थिति को देखा जाए तो महाराष्ट्र में लग रहा है अब की बार कांग्रेस गठबंधन यानी महाअघाड़ी की सरकार बन सकती है। लेकिन चुनाव वहाँ पे 20 नवंबर को होंगे। तब तक जैसे हरियाणा में लग रहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बन पाई। महाराष्ट्र में भी क्या चुनाव बदल जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र की आपको एक बात समझनी चाहिए, महाराष्ट्र में पिछले 5 साल पहले जो 2019 में चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था। लेकिन शिवसेना ने ये दावा किया था कि अमित शाह ने उनके घर मातोश्री उद्धव ठाकरे के घर आकर ये कहा था कि नहीं, मुख्यमंत्री 2.5 साल शिवसेना का बनेगा, 2.5 साल बीजेपी का बनेगा, जिससे बीजेपी ने मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपना समर्थन वापस ले लिया और एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, खुद मुख्यमंत्री बन गए। कि अमित शाह ने ये नहीं माना था कि 2.5 साल आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस वजह से हमने समर्थन वापस लिया। लेकिन अमित शाह ने कहा ये ऐसी कोई बात ही नहीं थी, उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे। सरकार बन गई, 2.5 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ले आती है, 37 विधायक भी साथ चले जाते हैं, जिससे महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाती है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते हैं जाकर महाराष्ट्र में भाजपा के समर्थन से। उसके बाद जो सरकार चलती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एनसीपी शरद पवार की पार्टी भी तोड़ देती है। उनके विधायकों को, उनके 20 से ज़्यादा विधायकों को लेकर उनके भतीजे अजीत पवार एनसीपी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और डिप्टी सीएम बन जाते हैं। यानी अब बात की जाए महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन की, तो महाराष्ट्र में एक तरफ है चाचा शरद पवार, जिनकी शिवसेना, जिनकी एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
वो टूट चुकी है, उसका एक धड़ा चला गया भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, जिसका नेतृत्व अजीत पवार कर रहे हैं, तो दूसरा है शिवसेना, एक तरफ जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, उसका एक धड़ा टूट कर चला गया भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो तीसरी एक कांग्रेस, उधर है भारतीय जनता पार्टी। तो ये गठबंधन बने हैं दोनों पार्टियों के एक एक धड़े से, दोनों पार्टियों के गठबंधन है। तो यहाँ देखने वाली बात होगी किसकी सरकार बनेगी। वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें कांग्रेस गठबंधन को करीब 30 सीटें मिली थी महाविकास अघाड़ी से। तभी से ये चर्चाएं चालू हो गई थी कि महाराष्ट्र परिवर्तन करने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से महाराष्ट्र खुश नहीं है। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पहले शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, शिवसेना की पार्टी को तोड़ा, इस वजह से वहाँ के मतदाताओं में नाराजगी, हमारा मराठा आरक्षण का मुद्दा बनना है चुनाव में। क्या है महाराष्ट्र की जनता का रुख, ये तो चुनाव जैसे जैसे परवान चढ़ेगा देखने को मिलता भी रहेगा। और झारखंड की स्थितियां आपको याद ही होगा, हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल चले गए थे, उसके बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना देते हैं। करीब चंपई सोरेन 3 महीने तक मुख्यमंत्री रहते हैं। जब वो जेल से बाहर आते हैं तो चंपई सोरेन से कहते हैं आप इस्तीफा दीजिए, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। चंपई सोरेन भी इस्तीफा दे देते हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन जाते हैं। चंपई सोरेन इस बात से नाराज हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ देते हैं, जिससे कि उस वहाँ पे भी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा जेएमएम की खराब हुई। और जेएमएम 5 साल से सरकार में, जिससे उनके खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है। लेकिन हेमंत सोरेन दावे कर रहे हैं कि एक बार फिर से झारखंड में उनकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ झारखंड में करने की कोशिश की है वो उनकी चाल सफल नहीं होगी। इन सब राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से पूरी देश की निगाह महाराष्ट्र के ऊपर है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 9 सीटें मिली थी, तो शिवसेना शिंदे गुट को 7 लोकसभा सीटें मिली थी। यानी वहां पे ये सिद्ध नहीं हो पा रहा था कि महाराष्ट्र की जनता असली शिवसेना किसे मानती है, क्योंकि 2 सीटों का अंतर था। तो शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे, जो वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वो दावा कर रहे थे कि असली शिवसेना हमारी है। महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया है, वोट परसेंटेज हमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना से ज्यादा मिले हैं। तो उद्धव ठाकरे ये दावा कर रहे थे कि हमें 9 सीटें मिली हैं, शिंदे गुट से हमारी 2 सीटें ज्यादा हैं, तो असली शिवसेना हमारी है। ये महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया है। इतना ज्यादा तब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि असली शिवसेना किसकी है। लेकिन अब जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 20 नवंबर को महाराष्ट्र वोटिंग करेगा, 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब सच में साबित होगा कि असली शिवसेना किसकी है। महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताया है कि उद्धव ठाकरे को ही अपना नेता मानते हैं। तो वहीं इसके बाद एनसीपी पर भी सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि एनसीपी शरद पवार की एक पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, तो दूसरी अजीत पवार की गुट की एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। और अजीत पवार वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र के हैं। लोकसभा चुनाव में 9 सीटें शरद पवार की पार्टी ने जीती थी, तो 1 सीट अजीत पवार को मिली थी। वहां पे साबित हो गया था कि महाराष्ट्र के नेता के रूप में अब भी शरद पवार की पकड़ बहुत मजबूत है, जबकि अजीत पवार सिर्फ उनके भतीजे की वजह से उनको सफलता मिली है और अजीत पवार की पकड़ महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन अजीत पवार दावा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव जो हुए उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो अलग थी, अब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें हमारी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। तो महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता की निगाह ये भी होगी कि असली एनसीपी किसकी है, शरद पवार की है कि अजीत पवार की है। शरद पवार लोकसभा चुनाव में भतीजे पर भारी पड़ गए थे, लेकिन क्या उल्टा होगा, भतीजा शरद पवार के ऊपर भारी पड़ जाएगा। इसकी वजह से पूरे देश की निगाह एनसीपी के ऊपर भी रहेगी। महाराष्ट्र की स्थिति से इतना ही हो जाएगा कि असली और नकली शिवसेना, असली और नकली एनसीपी कौन है, कौन ऐसी पार्टी है जिसने पार्टी को तोड़ा है। महाराष्ट्र इन सब चीजों को पसंद करता है कि नहीं पसंद करता है, महाराष्ट्र आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा बनता है, इन सब मुद्दों पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारा चैनल लगातार महाराष्ट्र इलेक्शन कवर भी करता रहेगा, विश्लेषण भी करता रहेगा जैसे जैसे महाराष्ट्र चुनाव आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से झारखंड का चुनाव है, तो झारखंड चुनाव में जो हेमंत सोरेन ने एक गांव खेला था, जेल गए थे, तो अपनी पत्नी को सीएम न बनाकर चंपई सोरेन को सीएम बनाया था। तो चंपई सोरेन 3 महीने तक सीएम रहे, जैसे ही उनको सीएम पद से हटाया गया वैसे ही चंपई सोरेन ने जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। तभी से हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं कि हमारी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया, इसी वजह से वो चले गए, अगर मुख्यमंत्री बनाए रखते तो वो नहीं जाते। तो ये भी साबित हो जाएगा कि चंपई सोरेन ने जो ये किया है उससे वहाँ की झारखंड की जनता उनसे खुश है, या झारखंड में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उन्होंने चंपई सोरेन को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए, इससे वहाँ का नैरेटिव कैसा बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता वहाँ मिली थी, इंडिया गठबंधन ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था, वहाँ पे एनडीए ने बहुत अच्छी शानदार सफलता प्राप्त की थी। तो झारखंड में जो चुनावी नतीजे आएंगे उससे भी कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीतिक प्रतिबद्धता तय होगी।
तो महाराष्ट्र की जो सिचुएशन तुमने आपको बताई कि वहाँ पे दो पार्टियों असली और नकली की पहचान होनी है, तो झारखंड में ये पहचान होना है कि चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की जो लड़ाई हुई अभी कुछ महीने पहले, उस पर वहाँ की जनता क्या सोचती है। तो आने वाले समय में 13 नवंबर को जब झारखंड में पहले फेज में वोटिंग होगी और 20 नवंबर को दूसरे फेज में वोटिंग होगी, और महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, तब सारी देश की जनता ये इंतजार कर रही होगी कि क्या यहाँ की जनता ने निर्णय दिया है। तो जैसे जैसे महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव आगे बढ़ेगा, तो हमारा चैनल द खबरनामा सबसे पहले आपको दिखाता रहेगा वहाँ का पॉलिटिकल इशू, क्या क्या वहाँ मुद्दे बन रहे हैं और चुनाव में क्या क्या मुद्दे हावी हो रहे हैं। सारे चुनाव की हम लोग कवरेज करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, अपना ओपिनियन पोल भी करते रहेंगे। और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल द खबरनामा को अगर आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए मुझे यानी सर्वस्व तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।